हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानवाधिकार के बारे में बात करेंगे। इससे जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में या एग्ज़ाम में आते हैं या पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, पहले हम ये देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ, मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? तो 10 दिसंबर को। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है ये हम देखेंगे कि सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ठीक, मतलब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 की गई थी, इसीलिए इस 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ये भी क्वेश्चन इस बार यूपी में आया था कि मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 12 अक्टूबर 1993 को। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी, जो कि 12/10/1993 में बने थे। ठीक, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रफत आलम। यह भी एएसआई में आया था, ये क्वेश्चन एएसआई में, यूपी एएसआई में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एचएल दत्तू जी हैं, एचएल दत्तू। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सिर्फ कौन हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल इसी को उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष? कहने का मतलब है जो पहले पूरा हो जाए। अगर 70 वर्ष नहीं पूरा होता तो 5 साल, अगर वो 70 वर्ष पहले पूरा कर लेता है अपनी आयु के, तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति की गठन होता है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्य विपक्षी दल का नेता और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें कौन होगा? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2016 में परिवर्तन किया गया था। क्या परिवर्तन किया गया था? इसकी जो सदस्यों की संख्या 5 थी उसको घटाकर 3 कर दी गई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसको संविधान में दर्जा दिया गया है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? मानवाधिकारों के कार्य क्या होते हैं? इस आयोग के कार्य क्या होते हैं? तो मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति जांच करना, जो भी मानव के उल्लंघन होते हैं अधिकार, उसके प्रति जांच करना। जेलों में कैदियों के मानवाधिकारों की समीक्षा व उससे संबंधित सिफारिश करना, जो जेल में कैदी हैं उनसे संबंधित सिफारिश करना। देश के लोगों के मध्य मानवाधिकारों से संबंधित जागरूकता फैलाना, उसके बारे में जानकारी देना। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ को प्रोत्साहन देना। ठीक, सभी चीज़ों को प्रोत्साहित करना जो गैर मानवाधिकार संगठन है। न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के मामले में हस्तक्षेप करना। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा और इसके क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना। ठीक, ये इसके कार्य थे। अब बात करते हैं वर्तमान में देश में कितने आयोग हैं? तो 24 राज्यों में इसके आयोग मुख्यालय हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहलाता है। इसे मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए 20 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार उच्चायुक्त के पद का गठन किया गया। मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके पद का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन संस्था एमनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है,
का गठन 1961 में। यह मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार संबंधी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में हमेशा नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक, बात करते हैं इसमें कुछ अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों संबंधित कुल 30 अनुच्छेद हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहले अनुच्छेद में क्या कहा है? सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। सभी को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगी। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? सभी अधिकारों तथा आज़ादियों को प्राप्त करने का हक। इस मामले में लिंग, जाति, वर्ण, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरे में क्या है? अनुच्छेद तीसरे में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है। चौथे में क्या है? गुलामी से स्वतंत्रता, मतलब दास्ता या गुलामी स्वतंत्रता। ये भी इस बार इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है। अनुच्छेद 5 में देखते हैं, किसी को भी शारीरिक यातना न दी जाए। मतलब किसी के प्रति शारीरिक यातना या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, उसके प्रति अधिकार दिए गए हैं। 6 में देखते हैं, हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकार अधिकार प्राप्त है। मतलब क्या? विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं संरक्षण मतलब कानून में सबकी समानता बराबर है, सबको संरक्षण प्राप्त होगा। नेक्स्ट 7वां देखते हैं, कानून की निगाह में सभी समान और बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा के अधिकारी हैं। मतलब सबको बिना भेदभाव के कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 में देखते हैं, सभी को संविधान या कानून के प्रति बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का अधिकार। अगला 9वां देखते हैं, किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या देश से निष्कासित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी को बिना किसी मामले के गिरफ्तार, नज़रबंद या देश से निकाला नहीं जा सकता। उसके लिए मानवाधिकार का अनुच्छेद 9 प्रतिपादित है। नेक्स्ट देखते हैं 10वां अनुच्छेद, सभी को अपने अधिकारों या कर्तव्यों को निश्चय करने के मामले में अधिकार। सभी को अपने कर्तव्य पता होने चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 11वां देखते हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध है, जब तक कि वो अपराधी घोषित न हो जाए, सिद्ध न हो जाए, तब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। 12वां देखते हैं, किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार में कोई मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाए। किसी के परिवार के प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, देश के सीमाओं के अंतर स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने या बसने की स्वतंत्रता। मतलब देश में कहीं भी आने जाने या भी बसने की स्वतंत्रता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर नहीं बस सकते वहाँ पे, है ना। अपना देश छोड़ने और वापस आने की स्वतंत्रता, मतलब अपना देश छोड़कर विदेश भी जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं, ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद 13 में है। ठीक, अनुच्छेद 14 में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने की स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति आपको सताता तो दूसरे देश में आप शरण ले सकते हो अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 15 का कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार। सभी को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि 15 में कहा गया। 16 में क्या है, विवाह एवं परिवार का अधिकार। सभी को विवाह करने का अधिकार है किसी भी जात या मजहब से, और उससे परिवार बसाने का भी अधिकार है। 17 कहता है, और आर्टिकल 17 क्या है, निजी संपत्ति रखने का अधिकार। सबको संपत्ति रखने का अधिकार है। 18 क्या कहता है, विचार, अंतरात्मा और धर्म की आज़ादी का अधिकार। सबको धर्म की आज़ादी का, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। अब 19 क्या कहता है, विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 क्या कहता है, शांतिपूर्वक सभा करने, समिति बनाने का अधिकार। मतलब सभा कर सकते हो मगर शांतिपूर्वक, उसमें किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लिए आपके प्रति एक्शन लिया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, देश के शासन में प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए हिस्सा लेने का अधिकार। मतलब मतदान से संबंधित है ये अधिकार। 22 नंबर देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 देखते हैं, रोजगार का चुनाव करने का। मतलब कि आप कोई भी रोजगार का चुनाव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप नाई हैं तो नाई का ही काम करेंगे, मतलब कोई भी अधिकार चुन सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं
अनुच्छेद 24 प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार, मतलब सभी व्यक्ति को विश्राम, किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती है कहीं पे भी तो हर मतलब कि विश्राम दिया जाता है। कहीं 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी दी जाती है, उसके बाद विश्राम दिया जाता है, या फिर संडे को छुट्टी होती है, मगर उसकी जो तनख्वाह होती है वो काटी नहीं जाती। तो वो इसी के अंतर्गत आता है कि मतलब उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार भी प्राप्त है। ठीक। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने का, अच्छे जीवन स्तर को मतलब अपने रहन सहन के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। और जच्चा बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक है। जब जच्चा बच्चा मतलब कि जब बच्चा पैदा होता तो उससे संबंधित जो भी अधिकार हैं उसको मिलने चाहिए। 26 नंबर का कहता है हमारा शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार, सभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक जीवन होते हैं, उसमें सभी में हिस्सा लेने का अधिकार है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार जिसमें अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। ठीक। अब अनुच्छेद 29 क्या कहता है प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है कि उसमें रहकर उसके व्यक्तित्व और स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव करे। ठीक है, मतलब उसके विकास के बारे में सोचे। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, इस घोषणा से उल्लिखित किसी भी बात का यह नहीं लगाना चाहिए, बात का यह मतलब नहीं लगाना चाहिए जिससे अधिकारों और स्वतंत्रताओं में किसी भी का भी विनाश करना हो, मतलब कि उसके बारे में कुछ